हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने टीईसी द इंजीनियर्स चॉइस पे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बीईयू के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट। तो हम सभी को पता है कि केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए होता है। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर में 7 मॉड्यूल्स हैं। तो इसमें पहला मॉड्यूल आपका है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि टोटल 10 लेक्चर्स हैं। और इसमें का पहला लेक्चर आपका है फेलियर ऑफ क्लासिकल न्यूटोनियन एंड मैक्सवेल वेव मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब देखने से तो ये बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है, तो मैं इसको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। एटॉमिक और जो सब एटॉमिक लेवल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ जो फेलियर जो ट्रिक दिए गए थे, उनके बारे में समझना है। और एक मैकेनिक्स है जो कि मैक्सवेल वेव मैकेनिक्स है। इन्हीं से हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझेंगे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। और इसमें जो है दूसरा आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस ये आपका टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी में एक ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और फिर आता है आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। इसमें एक सब बहुत ही जरूरी थ्योरी है आपके लिए, जो कि है प्लैंक्स थ्योरी। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस थ्योरी को अपने हिसाब से थोड़े अच्छे से समझ लेते हो, जो कि मैं आपको समझाने में पूरी तरह से मदद करूंगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सब ट्वेल्थ में शायद पढ़े होंगे, या फिर मुझे पता है कि आप लोग कितना पढ़े होंगे 11th ट्वेल्थ में, फिर भी ये कहीं ना कहीं आपके केमिस्ट्री में है। तो इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे जैसे ही इसका लेक्चर आएगा उसमें। और नेक्स्ट आपका हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आप इस प्रिंसिपल पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि आप सभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फेलियर ऑफ अर्लियर थ्योरीज टू एक्सप्लेन सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे कि इसमें फर्स्ट टॉपिक में था फेलियर ऑफ क्लासिकल न्यूटोनियन। न्यूटोनियन का जो कुछ क्लासिकल फेलियर थ्योरी थे वो। और इसमें है जो प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स के, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज थे जो कि फेल हो गए थे, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला करके जो फॉर्म होता है उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में आपको चौथे टॉपिक पे पढ़ना है। फिर आपका आता है पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक आपका फॉर्मेशन ऑफ होमो एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं। उसमें से एक आपका होता है होमो और दूसरा होता है हेट्रो। होमो मतलब जो मिक्स हो जाते हैं उसको होमो बोलते हैं, और हेट्रो जिनको आप इजिली सेपरेट कर सकते हो। ये आपने 11 ट्वेल्थ में पक्का पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्लॉट्स ऑफ एनर्जी लेवल। इसी में एक टॉपिक है प्लॉट्स ऑफ एनर्जी लेवल, जिसके बारे में आप सभी को थोड़े ध्यान से पढ़ना होगा। और नेक्स्ट है इसका डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैंने अभी आपको बताया कि हेट्रो और होमो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं का एक पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस टॉपिक का से आपके एग्जाम में थोड़े बहुत 2.5-3 मार्क्स के क्वेश्चन श्योरली पूछे जाते हैं। तो इस पर आप सभी को थोड़ा बहुत तो वर्क करना ही पड़ेगा। मॉड्यूल 1 का लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर्स एंड जियोमेट्रीज, आइसोमर्स आइसोमेरिज्म इन ट्रांजिशनल मेटल्स कंपाउंड्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो ट्रांजिशनल मेटल आयंस होते हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ आपका फर्स्ट मॉड्यूल समाप्त होता है। बढ़ते हैं हम सेकेंड मॉड्यूल के तरफ। तो आपका सेकेंड मॉड्यूल है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। इसमें आपके टोटल 8 लेक्चर्स हैं। तो आपके इसमें 8 लेक्चर्स हैं। तो इसमें पहला लेक्चर जो आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब पूछोगे आप प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट होता है, जो कि जैसे जैसे हमारा लेक्चर सेकंड मॉड्यूल की तरफ बढ़ेगा हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। जैसे जैसे बात करेंगे वैसे वैसे मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताते चला जाऊँगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन रूल्स फॉर एप्लीकेशन इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको इससे पहले मॉड्यूल में पढ़ाया था कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आपको जिस लेक्चर में समझाऊंगा उसी में आपको सेकंड मॉड्यूल के एक टॉपिक के बारे में समझा दूंगा मॉड्यूल फर्स्ट में ही। तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा समझने में, और टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा।
इसमें आपका सेकंड जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, देखिए इसमें आपको दो चीज़ तो समझ में आ गया होगा, एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, एक रोटेशनल होता है, और यहाँ पे तीसरा एक आ गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक चौथा भी यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के 4 पार्ट्स होते हैं। 4 में से पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा हो गया। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है, टॉपिक है फ्लूरोसेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब जो ड्रग्स वगैरह बनाए जाते हैं, ड्रग्स का मतलब आप गलत नहीं लेना, जो मेडिसिन बनाए जाते हैं उसमें कुछ एप्लीकेशन होते हैं फ्लूरोसेंस के, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस के बारे में हमें पढ़ना है, और उसके कुछ एप्लीकेशंस डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ने हैं, तो वो हम मॉड्यूल 2 के 7th लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर आपका मॉड्यूल 2 का जो लास्ट लेक्चर है वो है बेसिक ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के मॉड्यूल में हम लोग घुसेंगे, तो लास्ट लेक्चर जो है जैसे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें एक आपका ये टॉपिक भी आ गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं, जो कि आपका मॉड्यूल 3 है, और मॉड्यूल 3 आपका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। इसमें मात्र 4 लेक्चर हैं। देखने से भी आपको इजी लगा होगा कि बस चलो थैंक गॉड की 4 ही लेक्चर है। देखो केमिस्ट्री में एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको लगता होगा केमिस्ट्री एक्सेप्शन का चीज़ है। हाँ, एक्सेप्शन का चीज़ है, लेकिन इसको हम लोग इजी वे में पढ़ते चलेंगे। बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, इतना भरोसा है मुझे। बस आप थोड़ा बहुत प्यार देते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ, थोड़ा सही से पढ़ सकते हैं हम लोग। एक चैनल है, उसको ज्वाइन करें, तो उस हिसाब से थोड़ा हम लोग को प्यार मिलेगा, तो हम लोग और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थर्ड मॉड्यूल पे आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। इसके 4 टॉपिक है, आयोनिक डाइपोलर एंड वांडर वॉल्स इंटरेक्शन। आयोनिक डाइपोलर, ये सब आप इन शब्दों से तो कम से कम रूबरू हो गए कि आयोनिक पढ़ा था मैंने, आयंस पढ़े थे, डाइपोलर्स पढ़े थे, ये सबसे थोड़े बहुत तो रूबरू जरूर हुए होगे आप 12th में। तो चलो, जब जैसे जैसे बीटेक में आए हो इंजीनियरिंग करने, तो इन सब से थोड़ा ज़्यादा आपको रूबरू होना पड़ेगा। सेकंड टॉपिक आपका है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल एंड रियल गैसेस। रियल गैसेस के का जो स्टेट इक्वेशन होता है, स्टेट ऑफ आइडियल एंड रियल गैसेस, आइडियल रियल गैसेस होते हैं 2-3 प्रकार के गैसेस, उनकी इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। हो सकता है आपको डेरिवेटिव्स के बारे में भी पढ़ना पड़े बाद में जाके। तीसरा टॉपिक आपका है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर्स। देखो, अब आइडियल एंड रियल गैसेस है, तो इसका एक बिहेवियर आइडियल बिहेवियर है, फिर रियल बिहेवियर कहीं जाके होगा। लास्ट टॉपिक आपका है फिर वंडर वंडर वाली गैस इक्वेशन, वंडर वाल गैस इक्वेशंस। अभी मैंने आपको क्या बोला, एक आपका आइडियल बिहेवियर, फिर यहाँ पे गैस इक्वेशंस। तो इन सब के बारे में आपको तीसरे मॉड्यूल में पढ़ना है। तो पहला पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा, आप लोगों को अच्छा लगता जाएगा, आप लोग पढ़ते जाओगे, तो मैं तीसरा मॉड्यूल केमिस्ट्री का आपके सामने लेके आऊंगा, जिसका लास्ट टॉपिक होगा वंडर वॉल गैस इक्वेशन। हाँ, वैसे इस मॉड्यूल 3 से आपको एक ये टॉपिक पढ़ना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, और एक ये, बाकी आप स्किप तो नहीं करोगे, थोड़ा बहुत मैं आपको इनसे डील कराऊंगा, बट इन दोनों टॉपिक पे, इस पे और इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं। चलिए आपके नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ा जाए, जो है कि मॉड्यूल जो कि है मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में आपका यूज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रिया एंड वाटर केमिस्ट्री। ये वाटर केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा आपको लेंदी लगेगा। चलो, उससे पहले हम लोग आते हैं थर्मोडाइनेमिक फंक्शंस पे। थर्मोडाइनेमिक फंक्शंस मेरे ख्याल से आप सभी पढ़े होंगे, पहले नाम तो सुने होंगे, ये तो पक्का श्योर के नाम सुने होंगे आप 12th में। थर्मोडाइनेमिक फंक्शंस में एनर्जी। अब आप बोलोगे भाई फिजिक्स में भी एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी, हर जगह एनर्जी। देखो, तो थर्मोडाइनेमिक्स में पहला हो गया एनर्जी, दूसरा हो गया इंथैल्पी इंट्रोपी, फिर तीसरा क्या आता है, फ्री एनर्जी, और उसके बाद क्या है, इक्वेशंस टू इंटर रिलेट थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज। अब इन तीनों को पढ़ के जो इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि हम थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज से रिलेट करेंगे, इंटर रिलेट करेंगे, तो इसमें फ्री एनर्जी होगा। फिर ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल्स, द इनरस्ट इक्वेशन एंड इस एप्लीकेशंस। फिर इस सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, उनके इक्वेशंस और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन, रस्टिंग कोरोजन तो आपने 11th-12th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी कोरोजन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा ही। फिर है यूज ऑफ फ्री एनर्जी कंसिडरेशन इन मेटलर्जी थ्रू इलिंगम डायग्राम्स। हाँ, एक इलिंगम डायग्राम्स आपको पढ़ना है, और उसके जो कंसिडरेशन है मेटलर्जी के, उनके बारे में पढ़ना है। इलिंगम डायग्राम थोड़ा ज़्यादा आपके लिए जरूरी होगा, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से डील करेंगे। और थर्मोडाइनमिक फंक्शन का लास्ट जो टॉपिक है वो आपका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। जैसे ही यहाँ पे इक्विलिब्रिया आया था, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रिया का टॉपिक होगा, तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया का एक टॉपिक अलग से इसमें ऐड है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वाटर केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं। वाटर केमिस्ट्री में है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अब आप बोलोगे भाई पानी भी हार्ड एंड सॉफ्ट होता है, तो हाँ जी होता है, हाँ, पानी हार्ड एंड सॉफ्ट, तरह तरह के जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें हार्ड एंड वाटर सॉफ्ट वाटर के यूजेज होते हैं, उस हिसाब से
वाटर हार्ड एंड सॉफ्ट होते हैं। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया अभी। फिर है पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो तरह तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें तरह तरह से जो पानी का यूज होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर जिनके क्वालिटीज चेक किए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब भाई पानी कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है उसका कैलकुलेशन तो होता होगा ना इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में। तो वही इन ऑल यूनिट्स दिया हुआ है यहाँ पे कि कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इन ऑल यूनिट्स। और हर जो एक एक यूनिट होता है वहाँ पे चेकिंग होता है कि पानी का जो वो हार्डनेस होता है वो कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट, उसके बारे में पता चलता है। फिर आपका आता है एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस यूजिंग ईडीटा एंड अल्कालिनिटी मेथड। हाँ, एक मेथड होता है अल्कालिनिटी मेथड, उससे कि चेक किया जाता है हार्डनेस वाटर का। फिर है नेक्स्ट रिमूवल ऑफ हार्डनेस बाय सोडा लाइम। और पानी ज़्यादा हार्ड है तो उसको सोडा लाइम से पास किया जाता है ताकि वो थोड़ा हार्डनेस उसका खत्म हो। फिर अब और आयन एक्सचेंज, तो आयन एक्सचेंज तो आपने पढ़ा ही, आयन एक्सचेंज मेथड से भी ये चीज़ होता है। उसके बाद है एक और मेथड इसमें आता है आयन एक्सचेंज के साथ साथ जियोलाइट मेथड। तो जो इसका हार्डनेस जो खत्म किया जाता है, तो एक मेथड आपका हो गया सोडा लाइम से और एक हो गया आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड अकेला नहीं होता, उसमें जियोलाइट मेथड तैयार किया जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं जो है वाटर हार्डनेस खत्म होता है पानी का। तो इसी के साथ आपका चौथा मॉड्यूल खत्म होता है। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें मॉड्यूल की तरफ। पांचवा मॉड्यूल आपका है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब आप बोलोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन ऑक्सीजन यही सब। तो उसी के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो पहले तो एटॉमिक नंबर हुआ, फिर एटॉमिक मास हुआ, यही सब हुआ। तो कितने प्रोटॉन्स है कितने न्यूट्रॉन्स है ये सब, तो वो उन्हीं को हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसमें देखो जैसे आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब कितने चार्ज पार्टिकल्स है उसमें, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स एसपीडीएफ वगैरह पढ़ने पड़ेंगे आपको। देखो जैसे यहाँ पे वेरिएशन ऑफ एसपीडीएफ 1s² 2sp 6 वही सब पढ़ना है आपको। उसके बाद ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ एटम्स, फिर ऑर्बिटल के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कितने वो पढ़ने होंगे आपको। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ये इसमें प्रोटॉन, जैसे ये देखो इसमें प्रोटॉन हो गया न्यूट्रॉन हो गया, फिर यहाँ पे इसमें इसमें दो हो गए, वो फिर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो सेल के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर, और जो बाहर घूमने रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन। समझ गए, इतना तो समझ गए हो गया आप। चलो अब आयोनिक साइज, उन्हीं का एटॉम का जो आयोनिक साइज है वो पढ़ना होता है। फिर आयोनाइजेशन एनर्जीज सब मैंने समझाई दी आपको कि एटॉम एनर्जी हो गया, एटम का साइज हो गया, एटम का वेट होगा, वो सब इसमें पढ़ना होता है। फिर आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेक्स्ट टॉपिक है आपका। उसके बाद पोलराइजिबिलिटी, फिर एसिड बेस प्रिंसिपल ऑफ साल्ट एंड बेसिस थ्योरी, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये टॉपिक आपका जो है ये बहुत मॉड्यूल 5 से सबसे बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको 3 लेक्चर जाएंगे, इसमें बस एक ही लेक्चर आपका जाएगा। ये काफ़ी जरूरी है आपके एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि इससे हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इसको आप स्किप करने का कोई चांस ही नहीं रखो कि इसको स्किप कर सकते हो आप। चलिए अब मॉड्यूल 5 आपका जैसे जैसे खत्म होता है तो मॉड्यूल 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। मॉड्यूल 6 में आपका है स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें बस आपको सुकून मिला होगा कि चलो एटलीस्ट चार लेक्चर्स ही आ रहा है। तो मॉड्यूल 6 में भी आपका 4 ही लेक्चर है। 4 लेक्चर्स में से आपका है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स। अब जो आप क्या बोले, अभी मैंने पिछले मॉड्यूल में पढ़ाया था कि जो आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह, जैसे ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ ना ये, तो इसमें ऐसे ही इसके 3D स्ट्रक्चर्स बनते हैं कुछ, तो उसी के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ना है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड सिमेट्रिक एंड रियलिटी इन इरेंटियोमर्स, डिजास्टेरियोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसी के साथ आपका मॉड्यूल 6, जो मॉड्यूल 6 में आपका बस एक ये जरूरी है और एक आइसोमर्स के बारे में और स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉड्यूल 7 में आते हैं हम लोग। मॉड्यूल 7 में भी 6 की तरह 4 लेक्चर्स, ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री और मॉड्यूल 6 भी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो मॉड्यूल 7 भी लगभग कुछ ना कुछ सेम होगा इसमें। जैसे देखो इंट्रोडक्शन टू इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता होगा। ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको आपने पढ़ा ही होगा बहुत पहले। फिर आता है डाइल्स इल्डर साइक्लाइजेशन एंड इपोसाइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो ये कुछ रिएक्शन जो कि आपको पढ़ने हैं। और लास्ट टॉपिक इसका देखो काफी इंटरेस्टिंग है, सिंथेसाइज ऑफ अ कॉमनली यूज्ड ड्रग मॉलिक्यूल लाइक एस्पिरिन। फिर इसमें रिपीट करता हूँ, ड्रग का मतलब गलत नहीं। ड्रग का मतलब जो है अंग्रेजी दवाएं होते हैं, मेडिसिन, उनको बोलते हैं ड्रग। तो इसमें एक मॉलिक्यूल यूज किया जाता है एस्पिरिन। इसका जो सिंथेसाइज किया जाता है उसके बारे में हमें इस मॉड्यूल 7 में पढ़ना है, जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसी के साथ आपका 7 जो टॉपिक है मॉड्यूल है वो खत्म हो जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करे, अपने दोस्तों में शेयर करे।